नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3.5 घंटे नॉवल का 9वां पार्ट। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 3.5 घंटे नॉवल का 9वां पार्ट। मगर अनूप बाबू की हत्या उसने क्यों की होगी? अगर वजह पता लग जाए तो मैं उसे गिरफ्तार ही ना कर लूं, त्रिवेदी ने कहा। लेकिन फिक्र मत करो, वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकेगा। मैं इस केस की गहराई तक पहुंच कर रहूंगा। मुझे तुम्हारी बातें बहुत अजीब लग रही हैं त्रिवेदी। जब तक कोई बात साबित ना हो जाए तब तक साधारण लोगों को पुलिस के सोचने का अंदाज अजीब ही लगता है। लेकिन दरअसल हम अपने इन्हीं अंदाजों से मामले की तह में पहुंच जाया करते हैं। कुछ भी कहो त्रिवेदी, मुझे नहीं लगता कि दीनदयाल हत्यारा होगा। मैं भी किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकता, केवल एक अनुमान है, और इस अनुमान को विश्वास में बदलने में तुम मेरी मदद कर सकते हो सोनी। मैं भला क्या मदद कर सकता हूं? तुम उसके दोस्त हो, आज उससे मिलने के लिए अभी कह ही रहे थे। तुम उससे जरूर मिलना, किंतु वे बातें बिल्कुल मत करना जो तुम सोचे हुए थे। हाँ, तुम्हें बातें इसी केस के बारे में करनी है, टोह लेने के अंदाज में। उससे तुम्हारी जो भी बातें हो वे अक्षरशः मुझे बतानी होगी। ठीक है, सोनी ने त्रिवेदी से प्रभावित होकर कहा। इसके बाद वे करीब 10 मिनट तक और इसी सिलसिले में बातें करते रहे। अपनी रिपोर्ट पूरी करती हुई वीणा ने बताया, उन बातों को विस्तार से कहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनमें करीब करीब उन्हीं बातों का रिपीटेशन था जो बता चुकी हूं। हाँ, त्रिवेदी की सभी बातों का उल्लेखनीय सार यह है कि वो सोनी के दिमाग में हर कोण से दीनदयाल को ही हत्यारे के रूप में बैठाने की कोशिश कर रहा था, और महेंद्रपाल सोनी भी अंततः मुझे उससे प्रभावित ही नजर आया था। विभा ने पूछा, क्या आज दिन में सोनी दीनदयाल से मिला था? जी हाँ। कहाँ और कब? फैक्ट्री से लौटते वक्त दीनदयाल के स्टोर पर ही। वे कितनी देर साथ रहे? करीब 30 मिनट। क्या तुमने उनकी बातें सुनी थी? जी नहीं, मैं उनसे काफी दूर थी। कोई दवा लेने के बहाने ये सोचकर स्टोर पर गई भी कि शायद मेरे सामने वे बातों का क्रम जारी रखें और मुझे उनके टॉपिक का पता लग जाए, परंतु उस वक्त उन्होंने क्रम तोड़ दिया था। तुम जा सकती हो, विभा ने कहा। वीणा के जाने के बाद कमरे में पुनः हम तीनों ही शेष रह गए। काफी देर तक ब्लेड की धार जैसी पैनी खामोशी छाई रही। मैं कभी मधु की तरफ देख रहा था, कभी विभा की तरफ। मधु के चेहरे पर मेरे ही जैसे भाव थे, जबकि विभा पूर्णतया विचारमग्न सी नजर आ रही थी। एकाएक मैंने पूछा, क्या सोच रही हो विभा? वीणा के बयान के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान है, विभा ने कहा। सारा मामला बड़ा ही जटिल सा बनता जा रहा है। हर अगले कदम पर उलझने कुछ बढ़ी जा रही है, और कोई न कोई ऐसा रहस्य उद्घाटन होता है जिसकी वजह से हमें अपने सोचने का रास्ता बदलना पड़ता है। वैसे तुमने भी तो वीणा की पूरी रिपोर्ट सुनी है वेद। सुनने के बाद तुम किस ढंग से सोच रहे हो? अगर इंस्पेक्टर त्रिवेदी हत्यारा साबित नहीं होता है तो संदिग्ध जरूर नजर आता है। क्यों? कई सवाल उठते हैं। पहले तो दोनों की लिस्टों में त्रिवेदी के नाम की मौजूदगी ही उसे संदिग्ध बनाती है। दूसरे, वो अपने और दीनदयाल के संबंधों को गुप्त रखता है। दीनदयाल को यह नहीं मालूम है कि त्रिवेदी के संबंध सोनी से है, और सोनी को उसने दीनदयाल से अपने संबंध होने की बात स्पष्ट नहीं की। क्यों? महेंद्रपाल सोनी के दिमाग में भी वही बात आती है जो तुम्हारे दिमाग में आई थी, यानी हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उससे और दीनदयाल से बराबर का परिचित हो। अपनी इस शंका को वो त्रिवेदी के सामने उगल देता है। सुनने के बाद त्रिवेदी उसे बड़ी अजीब सी एक नई कहानी में उलझा देता है। झूठी किंतु दमदार दलीलों से वो अपनी कहानी को सोनी के दिमाग में बिठा देता है। मैं उस कहानी को त्रिवेदी की बौखलाहट ही कहूंगा। किस रूप में? उसे डर हुआ कि यदि सोनी ने दीनदयाल से वे बातें की जो करने के लिए कह रहा है, तो दोनों के परिचित के रूप में उसका नाम सामने आ सकता है। उसी खतरे से बचने के लिए उसने सोनी का दिमाग उधर से हटा दिया, उस बारे में कोई बात न करने की हिदायत दी। इस तरह उसने खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की है विभा। त्रिवेदी अत्यंत ही रहस्यमय और चालाक नजर आ रहा है।
मुझे खुशी हुई वेद कि तुम्हारे सोचने का ढंग काफी पैना होता जा रहा है, विभा ने कहा। खैर, तुम्हारी राय में अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमें त्रिवेदी से बात करनी चाहिए। अभी नहीं, उस पर हाथ डालने से पहले मैं कुछ और ठोस सबूत जुटाना उचित समझती हूं। किस तरह के सबूत और कैसे? जवाब देने के स्थान पर विभा ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। संबंध स्थापित होने पर उसने अपना परिचय देने के बाद पूछा, क्या इंस्पेक्टर त्रिवेदी थाने में है? जी नहीं, वे घर जा चुके हैं। हमें उनके घर का नंबर दीजिए। कहने के साथ ही विभा ने कलमदान से एक बॉल पेंसिल उठा ली और अगले ही पल वो एक कागज पर दूसरी तरफ से बताया जाने वाला नंबर लिख रही थी। संबंध विच्छेद करने के बाद उसने वही नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से रिसीवर उठने पर उसने अपना परिचय दिया। दूसरी तरफ से तुरंत ही चौंका हुआ स्वर उभरा। ओह बहुरानी, कहिए, मैं इंस्पेक्टर त्रिवेदी बोल रहा हूं। हम तुम्हें कष्ट देना चाहते हैं इंस्पेक्टर। आप कैसी बात कर रही हैं बहुरानी? हुक्म कीजिए। हमारी इच्छा है कि तुम इसी समय से दीनदयाल की निगरानी शुरू कर दो। जो आज्ञा बहुरानी। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपको दीनदयाल पर कोई शक है? हाँ। क्या मैं जान सकता हूं बहुरानी कि आप उस पर क्यों और क्या शक कर रही हो? फिलहाल तो इतना ही बता सकते हैं कि हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो ये संकेत करते हैं कि इस केस का असल हत्यारा दीनदयाल ही है। हम समझते हैं कि उसका फ्लैट किसी अन्य ने नहीं बल्कि खुद उसी ने इकबाल उर्फ जोगा से इस्तेमाल कराया था और अब उसने खुद को संदेह के दायरे से दूर रखने के लिए महेंद्रपाल सोनी का फ्लैट इस्तेमाल किया है। उसकी मंशा हमें धोखा देने की लगती है। वेरी गुड, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था बहुरानी। लेकिन क्या मैं उन सबूतों के बारे में जान सकता हूं? अभी नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट के बाद ही मैं इस बारे में कोई स्पष्ट धारणा बना सकूंगी। तुम इसी वक्त उसकी निगरानी के लिए निकल जाओ, विस्तार पूर्वक बातें बाद में होंगी। कहने के बाद विभा ने संबंध विच्छेद कर दिया। मैं और मधु हैरत में डूबे उसकी ओर देख रहे थे। उसके रिसीवर रखते ही मैं बोला, मैं कुछ समझा नहीं विभा। क्या नहीं समझे? क्या तुम भी सचमुच दीनदयाल को ही मुजरिम मानती हो? यह फोन केवल त्रिवेदी को उसके फ्लैट से हटाने और व्यस्त कर देने के लिए किया गया है। इससे लाभ? हमें त्रिवेदी के फ्लैट की तलाशी लेनी है। थोड़े से विचार विमर्श के बाद अब हम त्रिवेदी के फ्लैट पर पहुंचने के लिए उठने ही वाले थे कि एक सेवक ने आकर सूचना दी कि कोई व्यक्ति विभा से मिलने आया है। विभा ने पूछा, अपना क्या नाम बताया उन्होंने? महेंद्रपाल सोनी। नाम सुनकर जैसा झटका मुझे और मधु को लगा वैसा ही विभा को भी। एक नजर विभा ने मेरी तरफ देखा। अंदाजा ऐसा था जैसे पूछ रही हो कि इस वक्त महेंद्रपाल सोनी यहां क्यों आया है। हम क्या जवाब देते? हमारी आंखों में खुद वही प्रश्न था जिसका आशय समझकर विभा ने सेवक से उसे भेज देने के लिए कहा। सेवक चला गया। कुछ देर बाद महेंद्रपाल सोनी कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही हम बुरी तरह चौंक पड़े। दरअसल इस वक्त उसकी अवस्था ही ऐसी थी कि विभा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे ये क्या हुआ सोनी? बहुरानी। वो एकदम रो पड़ा और अधीर सा होकर विभा की मेज की तरफ बढ़ता बोला, मुझे बचा लो बहुरानी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरे पास कोई हेयर पिन नहीं है। वो मुझे बिरजू कहता है। मैं बिरजू नहीं हूं बहुरानी, मेरा नाम महेंद्र सोनी है। मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप ही मुझे बचा सकती हैं। कहने के साथ ही वो रोता हुआ सचमुच मेज के इस तरफ से नीचे बैठकर विभा के पैरों में गिर पड़ा। इतना सब कुछ वो ऐसी अवस्था में और इतनी जल्दी जल्दी कह गया कि हम में से किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। पहले तो उसकी अवस्था ही ऐसी थी जिसे देखकर हम चौंक पड़े। दूसरे, जिस अंदाज में जो बातें उसने कही थी हमें उन्होंने चकरा कर रख दिया। उसकी सारी बातें ही ऐसी थी जिनमें से किसी का भी अर्थ कम से कम मेरी समझ में तो आया नहीं था। मैं अब भी उसे मेज के नीचे विभा के पैरों में पड़ा देख रहा था। उसके तन पर मौजूद कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उन स्थानों पर छोटे छोटे जख्म भी थे। चेहरे पर कई जगह नील पड़े थे। दायां गाल और बाईं आंख के पास का हिस्सा फूलकर कुप्पा हो गया था। अपने शब्दों को दोहराता हुआ वो बुरी तरह रोए चला जा रहा था। विभा अपनी कुर्सी से उठी, मेज की दाईं तरफ से घूमकर उसके समीप आई। बोली, उठो मिस्टर सोनी और खुद को नियंत्रित करो, तब आराम से बताओ कि बात क्या है। सुबकता हुआ सोनी उठा। विभा ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया। थोड़ी देर के बाद
सामान्य हुआ तो विभा ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? कौन कहता है कि तुमने कुछ किया है, या तुम बिरजू हो? उसने अपना नाम जिंगारू बताया था। विभा ने बुरा सा मुंह बनाया, बोली, ये नाम नकली है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसी स्टंट फिल्म या जासूसी उपन्यास के रहस्यमय पात्र से प्रभावित होकर अपना वास्तविक परिचय छुपाने के लिए ऐसा नाम रख लेते हैं, खुद को अनावश्यक रूप से रहस्यमय और खतरनाक दर्शाने के लिए। मैं उस वक्त अपने कमरे में पलंग पर लेटा कल की अद्भुत घटना के बारे में सोच रहा था कि किसी ने आहिस्ता से बंद दरवाजे पर दस्तक दी। पलंग से उठकर मैंने दरवाजा खोल दिया, परंतु आंगतुक को देखते ही चौंक पड़ा। वो मेरे लिए नितांत अपरिचित था। बहुरानी। उसने मिलिट्री वाले कपड़े के जूते, खाकी रंग की गर्म पतलून, घुटनों तक की लंबाई वाले काई रंग का ओवरकोट पहन रखा था। उसके सिर पर काले रंग की चिड़िया के पंखों वाली टोपी थी। गले में मफलर और आंखों पर गहरे काले लेंसों का चश्मा पहने था वो। उसकी लंबाई क्या रही होगी? 5 फुट 6 या 7 इंच के करीब। वो बहुत स्वस्थ था बहुरानी, बेहद ताकतवर। खैर, फिर क्या हुआ? पहनावे से ही वो मुझे अजीब सा लगा था, अतः मैंने पूछा, आप कौन हैं? किससे मिलना चाहते हैं? जवाब में जिंगारू ने कहा, क्या आप मेहमानों से दरवाजे पर खड़े खड़े ही बातें करते हैं? मैंने शिष्टाचार के नाते एक तरफ हटकर उसे अंदर आने को रास्ता दिया। कमरे के अंदर पहला कदम रखते ही वो मुझ पर किसी चीते की तरह झपट पड़ा। अनायास ही मेरा मुंह चीख पड़ने के लिए खुला, किंतु चीख की आवाज होठों से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि उसका मजबूत हाथ बहुत पहले ही मेरे मुंह पर कुकर का ढक्कन बनकर चिपक चुका था। मैं घबराया और हड़बड़ाया सा उसकी गिरफ्त में मचलकर रह गया। वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही ज्यादा। उसके हाथ फौलाद के बने मालूम होते थे। अपनी भरपूर चेष्टा के बावजूद मैं उसके चुंगल से निकल नहीं पा रहा था। अचानक ही मुंह से किसी भेड़िए की सी गुर्राहट निकली, रुक जा, अगर हाथ पैर चलाए तो हड्डी पसली तोड़कर जेब में रख दूंगा। आवाज इतनी ज्यादा सर्द, कड़क और खतरनाक थी कि मेरे सारे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो किसी ने जिस्म के किसी हिस्से पर करंट युक्त नंगे तार छुआ दिए हों। फिर खुद ब खुद मैंने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश छोड़ दी। अगले ही पल मैंने अपनी पीठ पर रिवॉल्वर की नाल का ठंडा स्पर्श महसूस किया। मेरा पोर पोर कांप उठा। मैं तेरे मुंह से हाथ हटा रहा हूं, लेकिन याद रख, अगर तूने जोर से बोलने की कोशिश की तो ये रिवॉल्वर तुझसे कहीं ज्यादा जोर से चीखेगा और तेरी बोलने की शक्ति हमेशा के लिए छीन लेगा। मरता क्या ना करता, वही हुआ जो उसने चाहा। पहले उसने दरवाजा बंद करके अंदर से वोल्ट किया। मैं खड़ा कांप रहा था। रिवॉल्वर मेरे सीने पर रखकर गुर्राया, नाम बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। क्या मतलब? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। तेरा नाम बिरजू है। बिरजू? नहीं तो, मैं जल्दी से बोला। मेरा नाम महेंद्रपाल सोनी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं यहां सर्विस करने से पहले महानगर में रहता था। तो सारी दुनिया को धोखा दे सकता है बिरजू, लेकिन जिंगारू को नहीं। जिंगारू कौन? मेरा नाम है हरामजादे। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम बिरजू नहीं है। मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं हूं। अच्छा नाटक कर लेता है, उसने कहा। खैर, तेरे इस नाटक से मुझ पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। मुझे तो केवल वो हेयर पिन चाहिए। हेयर पिन? मैं उछल पड़ा। कौन सा हेयर पिन? ज्यादा नाटक मत कर कुत्ते। गुर्राने के साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं कौन से हेयर पिन की बात कर रहा हूं। सच्चाई तो यह है जिंगारू भाई कि तुमने मुझे किसी की गलतफहमी में पकड़ लिया है। तुम्हारी हर बात मेरी समझ से परे है। मैं बहुरानी की हेयर पिन की बात कर रहा हूं, जिसके डुप्लीकेट पिन से तूने जोगा की हत्या की थी। डुप्लीकेट पिन? जोगा की हत्या? मेरी खोपड़ी घूम गई। आंखों के सामने जोगा की लाश और आपका हेयर पिन नाच उठा। मैंने जोगा की हत्या नहीं की है। तेरी इस बकवास पर पुलिस या बहुरानी ही विश्वास कर सकती है, वो बोला। मैं नहीं। मैं तुझे आज से नहीं तब से जानता हूं जब तेरा नाम बिरजू था। तूने ही जोगा की हत्या की है। मेरे पास सबूत भी है। चाहूं तो उन्हें पुलिस के सामने पेश करके तुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ हेयर पिन चाहिए। जानता हूं कि असली पिन अभी तक तेरे पास है। नकली पिन से जोगा की हत्या करके
बेशक तूने सारी दुनिया को खूबसूरत धोखा दिया, 50,000 का हेयर पिन भी कमाया और यह भी सिद्ध कर दिया कि लाश किसी और ने तेरे फ्लैट में रखी। पता नहीं आप क्या क्या कहते चले जा रहे हैं। जानता हूं कि तू सब समझ रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से हेयर पिन निकाल कर मेरे हवाले कर दे, वरना। आप यकीन क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं तो जानता भी नहीं कि लाश के पास से मिलने वाला हेयर पिन नकली था। तो तू इस तरह नहीं मानेगा। कहने के साथ उसने जेब से टेप का टुकड़ा निकाला और मेरे कुछ समझने से पहले ही टेप मेरे मुंह पर चिपका दिया। फिर अजीब सी जुनूनी अवस्था में वो रिवॉल्वर जेब में रखकर मुझ पर पिल पड़ा। उसके वार बड़े ही सख्त थे। टेप के कारण मेरे मुंह से चीखें नहीं निकल पा रही थी। वो मुझे इतनी फुर्ती से मार रहा था कि उसका मुकाबला करना तो दूर, मुंह पर लगे टेप तक को छुड़ाने का मुझे मौका न रहा। तो उसके फौलादी घूंसों, टक्करों और ठोकरों ने मुझे बेहोश कर दिया। ओह! सोनी का विचित्र बयान सुनकर मेरे मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? विभा ने पूछा। होश आया तो मैं अपने कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था, सोनी ने बताया। कलाई में बंधी रिस्ट वॉच देखकर जाना कि मुझे 1 घंटे बाद होश आया है। सारा कमरा बूचड़खाना सा बना हुआ था। फ्लैट की अवस्था बता रही थी कि किसी ने पागलपन की स्थिति में तलाशी ली है। जिंगारू नदारद था। क्या तुम दोबारा देखने पर उसे पहचान सकते हो सोनी? शायद, लेकिन गारंटी से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसका सारा चेहरा नहीं देखा था। विभा ने तत्काल कोई प्रश्न नहीं किया। शायद इसलिए कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। महेंद्रपाल सोनी के साथ मैं और मधु भी काफी बेचैनी के साथ उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके चेहरे पर कुछ सोचने के भाव थे और उन्हीं भावों को लिए वो बड़बड़ाई। तो वो तुम्हें बिरजू कह रहा था, तुम्हें जोगा का हत्यारा समझता है और ये भी कि तुम्हारे पास पिन है। ये उसका वहम है बहुरानी, सोनी ने जल्दी से कहा। मगर इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? मुझे उससे आप ही बचा सकती हैं बहुरानी। मेरा दिल कहता है कि अभी उसका वहम दूर नहीं हुआ है। वो मेरे पास फिर आएगा, मुझे मारेगा। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है बहुरानी। ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर तुम हमें सुनाने किसके कहने पर आए हो? मनगढ़ंत कहानी? सोनी चौंक पड़ा। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है बहुरानी? विभा ने कड़ी दृष्टि से महेंद्रपाल सोनी को देखा, फिर किसी खतरनाक नागिन के समान फुंफकारी। हमने पूछा है कि तुम किसके कहने पर यहां आए हो? ये झूठी वारदात तुम्हें किसने गढ़ कर दी है? आप यकीन कीजिए बहुरानी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उफ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पता नहीं जिंगारू कौन है। मेरे लिए उसके दिमाग में इतने वहम कहां से आ गए हैं। और अब आप भी मुझे झूठा समझ रही हैं। आखिर मेरी बात पर कोई भी यकीन क्यों नहीं करता है? विभा ध्यान से उसे देखती रही, जैसे चेहरा पढ़कर पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि महेंद्रपाल सोनी झूठ बोल रहा है या सच। एकाएक विभा ने पूछा, क्या तुम ये सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी के कहने से नहीं कर रहे हो? त्रिवेदी? वो भला मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहेगा? उसने तुमसे दीनदयाल से बातें करने के लिए भी तो कहा था। हाँ, कहा था, ये कहकर कि उसे दीनदयाल पर हत्यारा होने का शक है। उसने मुझसे मदद मांगी थी और अनूप बाबू के हत्यारे को पकड़वाने में मैं कुछ मदद कर सकूं, इसे मैंने अपने लिए गौरव की बात समझा था। त्रिवेदी से तुम्हारा क्या संबंध है? महानगर डिग्री कॉलेज में आज से 5 साल पहले वो मेरा क्लास फेलो रहा था। फिर हम बिछड़कर अपने अपने रास्तों पर निकल गए। मेरी यहाँ सर्विस लगी तो एक दिन त्रिवेदी से मेरी भेंट हो गई। उसने बताया कि वो इंस्पेक्टर बन चुका है और आजकल जिंदलपुरम में ही है। उसके रूप में जिंदलपुरम में मुझे भी कोई दोस्त कहने के लिए मिल गया। क्या तुमने उसके कहने के बाद दीनदयाल से कुछ बातें की थी? जी हाँ। क्या और किस नतीजे पर पहुंचे? मैं इसी केस के बारे में टोह लेने के से अंदाज में उससे बातें करता रहा, परंतु कोई खास नतीजा नहीं निकला। मुझे त्रिवेदी का शक बेबुनियाद ही लगता है। दीनदयाल ने एक बात भी ऐसी नहीं की जिससे अपराधी होने का संकेत मिलता हो। क्या तुम ये रिपोर्ट त्रिवेदी को दे चुके हो? जी हाँ। कब और कैसे? शाम, उसकी फ्लैट पर फोन करके। हम बिल्कुल खामोश बैठे वे सब बातें सुन रहे थे। एकाएक ही विभा तेजी से चलती हुई अपनी मेज के करीब पहुंची। रिसीवर उठाकर कोई नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होने पर बोली, अभिक, तुम इसी वक्त मंदिर आकर हमसे मिलो। बस इतना कहकर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले का जवाब सुनने की उसने कोई कोशिश नहीं की थी।
फुर्ती से महेंद्रपाल सोनी की तरफ घूमकर बोली, तुम हॉल में बैठो सोनी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद एक युवक आएगा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो तुम्हारे साथ रहेगा। क्या अब भी आप मुझको झूठा ही समझ रही हैं बहुरानी? मैं जब तक किसी के बयान की पुष्टि ना कर लूं तब तक ना उसे झूठा समझती हूं ना सच्चा। फिलहाल जो कार्रवाई मैं कर रही हूं वो तुम्हें सच मानकर ही कर रही हूं। मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला वक्त और तथ्य तय करेंगे। महेंद्रपाल कमरे से बाहर चला गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच महेंद्रपाल सोनी के बयान पर शक है विभा? यकीन करने का फिलहाल कोई कारण नहीं है। क्या उसकी हालत और सूजा हुआ चेहरा भी नहीं? ऐसी कहानियां सुनाने के लिए आने वाले इस किस्म की तैयारियां करके आते हैं। कहने के साथ ही विभा ने घूमकर पुनः रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए और बोली, क्या मैं डॉक्टर सान्याल से बात कर सकती हूँ? जी फरमाइए, मैं सान्याल ही बोल रहा हूँ। आप? मंदिर से विभा। ओह बहुरानी, क्या हुक्म है? क्या आपने हेयर पिन पर लगे जहर का परीक्षण कर लिया है? जी हाँ, पिन की दोनों नोकों पर पोटेशियम पाइजन पाया गया है। यह बहुत खतरनाक किस्म का जहर है। मकतूल की गर्दन में पिन चुभोकर उसके जिस्म में जहर पहुंचाया गया। हम उस पिन को एक नजर देखना चाहते हैं सान्याल। जरूर, क्या मैं उसे लेकर अभी मंदिर में हाजिर हो जाऊं? कुछ देर के बाद मैं स्वयं ही वहां आपसे मिलने आ रही हूं। कहने के साथ विभा ने रिसीवर रख दिया। उसके घूमते ही मैंने पूछा, क्या तुम्हें पिन के नकली होने का संदेह हो रहा है विभा? नहीं। फिर? सोनी के बयान ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। हालांकि पिन को मैंने गौर से देखा था और उसी आधार पर कह सकती हूँ कि पिन असली ही है। फिर भी क्योंकि उस वक्त पिन के असली नकली होने की तरफ ध्यान नहीं था, केवल उसके सिरों पर लगे जहर की तरफ ही ध्यान था, इसलिए संभव है कि चूक हो गई हो। केवल पुष्टि करने के लिए ही मैं एक बार पिन को इस नजरिए से देखना चाहती हूँ। विभा की बात खत्म होने तक कमरे में अभिक ने प्रवेश किया। विभा ने उसे आदेश दिया, बाहर महेंद्रपाल सोनी बैठा है अभिक, ये समझो कि उसकी जान खतरे में है। तुम उसके साथ चले जाओ, साथ ही रहकर तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है। तुम यहाँ से सीधे उसके फ्लैट पर जाओगे और ध्यान रहे, फ्लैट जैसी अवस्था में पड़ा हो उसी में पड़ा रहने देना। ना खुद किसी वस्तु को छेड़ना और ना ही किसी अन्य को छेड़ने देना। कुछ देर बाद मैं खुद वहां पहुंचूंगी। शिवाजी रोड पर स्थित मयूर नामक इमारत की दूसरी मंजिल पर इंस्पेक्टर त्रिवेदी R65 नंबर के फ्लैट में रहता था। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तब फ्लैट के बाहर ताला लटका हुआ था। दूर तक सीधी चली गई गैलरी में छत में थोड़े थोड़े अंतराल से बल्ब लगे हुए थे, जिनके कारण गैलरी में पीला प्रकाश बिखरा हुआ था और वो बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। एक आध फ्लैट में ही जाग और रोशनी का एहसास होता था। बाकी सभी फ्लैटों में लोग शायद लाइटें ऑफ करके सो चुके थे। विभा ने बालों से हेयर पिन निकाला और बड़ी सरलता से ताला खोल दिया। उसके पीछे हम दोनों भी फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। विभा के निर्देश पर मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से सांकल चढ़ा दी। विभा ने अपने गाउन की जेब से एक टॉर्च निकालकर ऑन कर ली थी। प्रकाश का दायरा कमरे में नृत्य करने लगा। सोफा सेट, सेंटर टेबल और एक दीवान की मौजूदगी के कारण मैं उस कमरे को ड्राइंग रूम कह सकता हूँ। फर्श पर एक खूबसूरत और कीमती कालीन बिछा हुआ था। हम तीनों खामोश थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि एक दूसरे की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। प्रकाश दायरा स्विच बोर्ड पर स्थित हुआ और फिर विभा ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। 2-3 बार लपलपाने के बाद ट्यूब भग से रोशन हो गई। सारे कमरे में दूधिया प्रकाश बिखर गया। टॉर्च ऑफ करती हुई विभा ने सारे कमरे में नजर दौड़ाई और फिर बुदबुदाकर उसने जैसे स्वयं से ही कहा, मेरा शक ठीक ही था। कैसा शक? मैं पूछे बिना ना रह सका। मैं त्रिवेदी के हाथ में एक कीमती विदेशी घड़ी देखती रही हूं, जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार 3000 के करीब होती है और सरकार एक इंस्पेक्टर को इतनी तनख्वाह नहीं देती कि वो 3000 की घड़ी इस्तेमाल कर सके। मेरे दिमाग में पहले ही दिन ये विचार उभरा था कि या तो त्रिवेदी ईमानदारी पूर्वक अपने पद का निर्वाह नहीं कर पा रहा है या उसकी आय का अन्य स्रोत है और फ्लैट में मौजूद कीमती सामान मेरे उसी संदेह की पुष्टि कर रही है। मुझे एक बार फिर मानना पड़ा कि विभा की नजर बहुत तेज है। ड्राइंग रूम से अटैच 2 कमरे थे। एक का दरवाजा सामने वाली दीवार में था, दूसरे का दाईं तरफ की दीवार में। दोनों दरवाजे बंद और इस तरफ से वॉल्ट थे। विभा पहले सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। हम उसके साथ ही थे। दरवाजा खोलकर भीतरी कमरे में पहुंचे।
लाइट ऑन करने पर हमने देखा वो कमरा बेडरूम था। कुछ देर तक विभा चहलकदमी सी करती हुई सारे कमरे का निरीक्षण करती रही, फिर वापस ड्राइंग रूम में आई और उसके साथ ही हम भी तीसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोलते ही हमें कमरे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। तीनों चौंक पड़े। आवाज ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति असीमित पीड़ा से गुजर रहा हो। ड्राइंग रूम के रॉड की रोशनी पर्याप्त रूप से उस कमरे में पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए वहां अंधेरा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कौन है? विभा की आवाज में बिजली की सी कड़क थी। कमरे के अंदर से उभरने वाली कराह कुछ और तेज हो गई। इस बीच विभा फुर्ती के साथ जेब में टॉर्च निकालकर ऑन कर चुकी थी। प्रकाश झागों का दायरा तेजी से दौड़कर एक कोने से जा टकराया और उसी कोने में कुर्सी पर एक इंसानी जिस्म बंधा बैठा था। किसी ने उसे रस्सियों से जकड़ रखा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कुर्सी पर बंधा व्यक्ति आंखों को मिचमिचाकर टॉर्च की तरफ देख रहा था। उसके मुंह में जीभ नहीं थी, हाथों से उंगलियां नदारद थी। सुधा पटेल? मेरे और मधु के कंठ से चीख सी निकल गई। उसके जीभ रहित मुंह से निकलने वाली कराह कुछ और तेज हो गई। विभा ने जल्दी से स्विच बोर्ड तलाश करके स्विच ऑन कर दिया। होल्डर में फंसा एक कम वॉट का बल्ब हिल उठा। सारे कमरे में धुंधली सी पीली रोशनी भर गई। विभा ने टॉर्च ऑफ करके जेब में रखी। विभा दौड़कर उसके नजदीक पहुंची। विभा को देखकर सुधा पटेल की आंखों में जीवन ज्योति सी नजर आने लगी। मैं और मधु भी दौड़कर उसके नजदीक पहुंचे। सुधा की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। चेहरा गंदा हो गया था, हर तरफ वीरानी, एक दूसरे से उलझे हुए बाल बुरी तरह बिखरे पड़े थे। जीभ रहित हलक में खून सा जमा हुआ था। कटी हुई उंगलियों की जड़ों से पट्टियां बंधी हुई थी। दोनों कलाइयां कुर्सी के हत्थों के साथ बंधी हुई थी। तुम सुधा पटेल हो ना? विभा ने पूछा। गूंगू करती हुई सुधा पटेल ने अपना सिर स्वीकृति में हिलाया। अत्यधिक उत्साह में विभा ने सवाल किया, तुम यहां कैसे पहुंच गई? मुंह खोलकर आंखों के इशारे से सुधा पटेल ने कुछ बताने की कोशिश तो भरपूर की थी, परंतु हम तीनों में से किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ पाया। विभा ने पूछा, क्या तुम्हें यहां इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने कैद कर रखा है? सुधा पटेल ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। कब से? विभा ने सवाल तो कर दिया, परंतु अगले ही पल स्वयं उसकी समझ में आ गया कि सुधा पटेल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगी। वो किसी भी सवाल का जवाब केवल गर्दन हिलाकर हाँ या नहीं में दे सकती है। अतः उससे केवल वे ही सवाल किए जा सकते थे जिनके जवाब हाँ या ना में हो सके। शायद यही सोचकर विभा ने पूछा, क्या तुम्हारी जीभ और उंगलियां त्रिवेदी ने काटी है? उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ। क्या तुम्हारे फ्लैट से तुम्हें त्रिवेदी ने ही किडनैप किया है? इनकार। फिर किसने? ओह सॉरी, क्या तुमने अनूप को पत्र लिखे थे? स्वीकार। क्या सचिन अनूप का बेटा है? इनकार। इस वक्त सचिन कहाँ है? मेरा मतलब क्या वो हॉस्टल में है? इनकार। फिर किसके पास है? क्या त्रिवेदी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है? इनकार। क्या अनूप और जोगा का कातिल इंस्पेक्टर त्रिवेदी ही है? स्वीकार। क्या तुम्हें उस पहेली का अर्थ पता है जिसका हल इंस्पेक्टर ने अनूप और जोगा से चाहा था? इनकार। संतरे का रहस्य जानती हो? स्वीकार। क्या है उसका रहस्य? उफ, सॉरी सुधा, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि तुम किस सवाल का जवाब दे सकती हो और किसका नहीं। विभा का चेहरा आवश्यक सवालों का जवाब न मिल पाने के कारण तमतमासा गया था। क्या संतरा छीलने का मतलब तुम्हारे और अनूप के फोटोओं तथा लेटर्स को उजागर कर देना था? इनकार। अगला सवाल करने के लिए विभा ने पुनः मुंह खोला, परंतु फिर जाने क्या सोचकर बिना कुछ पूछे ही सुधा पटेल की कुर्सी के पास से हट गई। अब उसकी दृष्टि सारे कमरे में विचरण कर रही थी। विभा कमरे के एक कोने में पड़े भारी से संदूक की तरफ बढ़ी। संदूक पर मोटा ताला लटका हुआ था, जिसे विभा ने हेयरपिन की मदद से खोल लिया। संदूक में पुराने कपड़े भरे हुए थे। विभा फुर्ती से उन कपड़ों को निकाल निकाल कर फर्श पर फेंकने लगी। अंदाज से ही जाहिर था कि उसे किसी वस्तु की तलाश है। काफी दिमाग लगाने के बावजूद भी मैं नहीं सोच सका कि वो क्या चाहती है, परंतु उस वक्त मैं और मधु उछली पड़े जब संदूक से रायतादान निकला। रायतादान को हाथ में लिए विभा उसे ध्यान से देख रही थी। क्या ये वही रायतादान है विभा? मैंने पूछा। कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी इसे नहीं देखा था और वैसे भी इस पर कोई नाम आदि नहीं लिखा है। फिर भी अधिक संभावना यही है। कहने के बाद विभा सुधा पटेल के नजदीक पहुंची। बोली, क्या तुम इस रायतादान के बारे में कुछ जानती हो?
सुधा पटेल के स्वीकारात्मक जवाब के बाद विभा ने पूछा, क्या ये रायता दान हमारा है? सुधा ने पुनः हाँ में गर्दन हिलाई। विभा ने पूछा, क्या इसे मंदिर से त्रिवेदी ने चुराया था? स्वीकार। अनूप के नाम तुमसे वे पत्र त्रिवेदी ने ही लिखवाए थे? स्वीकार। गुड। विभा की आंखें चमक उठी। अनूप ने तुम्हें कभी कोई पत्र नहीं लिखा था? तुम्हारा अनूप से कभी कोई वैसा संबंध नहीं रहा था जैसा तुम्हारे उन पत्रों से नजर आता था? अपने मनचाहे मजमून के वे पत्र तुमने जबरदस्ती त्रिवेदी ने लिखवाए? मुझे धोखे में डालने के लिए पत्रों को हमारी तिजोरी में रखा। उसी वक्त यह रायता दान तिजोरी से निकाल लिया गया था। यही कहानी सच है ना? सुधा ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। विभा सीधी खड़ी हो गई। इत्मीनान की बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली थी उसने, शायद इसलिए कि उसकी नजर में उसके पति के कैरेक्टर पर लगा धब्बा बिल्कुल झूठा साबित हुआ था। इस वक्त अपनी विभा के चेहरे पर मैं बड़ी जबरदस्त आभा देख रहा था। पहले से कई गुना ज्यादा उत्साहित सी वो मेरी तरफ घूमकर बोली, आओ वेद, ड्राइंग रूम में चले, तुमसे कुछ विचार विमर्श करना है। कहने के बाद वो रुकी नहीं, तेजी के साथ उस कमरे से बाहर निकल गई। मैं और मधु लपकते हुए से उसके पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गए। विभा ने खुद ड्राइंग रूम और उसके कमरे के बीच का दरवाजा बंद किया जिसमें सुधा थी। विभा ने एक क्षण भी गवाए बिना मुझसे सवाल किया, अब तुम्हारा क्या ख्याल है वेद? इस बारे में? मेरा मतलब यहाँ की स्थिति और सुधा के सीमित बयान के बाद तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? इसके अलावा और क्या नतीजा निकलता है कि मुजरिम इंस्पेक्टर त्रिवेदी है? तुम्हारे ख्याल से हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक क्षण भी गवाए बिना इंस्पेक्टर त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वो हत्यारा है। स्पष्ट हो चुका है कि सब कुछ उसी ने किया है। ऐसा उसने क्यों किया ये उसे उगलना ही होगा। विभा चुप रही। कदाचित बड़ी गहराई से वो कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने अधीरतापूर्वक पूछा। मेरे ख्याल से यदि उसे फौरन गिरफ्तार करने के स्थान पर हम एक नाटक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसा नाटक? हमें यहां से इस तरह निकल जाना चाहिए जैसे कभी आए ही नहीं थे। विभा ने कहा, यानी हमें यहां से अपने आगमन का हर सूत्र मिटाकर चले जाना है। उसके बाद इंस्पेक्टर को यहां भेजना है। उससे लाभ? तुम्हारे सोचने में अवगुण यह है कि तुम हल्का सा सूत्र मिलते ही एकदम से किसी निर्णय पर पहुंच जाते हो, जबकि मैं खूब सोच समझकर हालातों और सबूतों को हर कसौटी पर खरा उतार कर ही निर्णय निकालना चाहती हूं। तुम्हारी थ्योरी क्या है? मानो कि हत्यारा त्रिवेदी नहीं कोई अन्य है। वो त्रिवेदी को फंसाना चाहता है। फ्लैट से त्रिवेदी के जाने और हमारे आने के बीच काफी समय रहा है। उसी समय में वो सुधा पटेल और रायतादान को यहाँ पहुंचा गया। हत्यारे की कठपुतली बनी सुधा पटेल हत्यारा त्रिवेदी को कह रही है। हत्यारे ने उसकी जीभ और उंगलियां काट डाली। क्या सुधा पटेल अब भी कोई बयान संदेहास्पद दे सकती है? नहीं, मैं नहीं मान सकता। इतना सब कुछ खोने के बाद सुधा हत्यारे के इशारे पर झूठा बयान नहीं दे सकती। एक माँ तो दे सकती है। मैं हक्का बक्का रह गया। एकदम से कुछ कहते ना बन पड़ा। गड़बड़ाकर बोला, क्या मतलब? याद रखने वाली बात है वेद, सुधा पटेल का एक बेटा भी है, सचिन, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। माना कि वो हत्यारे के गिरफ्त में है। अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद भी सुधा सचिन को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो सकती है। मैं लाजवाब सा हो गया, फिर भी बोला, इसका मतलब तुम इंस्पेक्टर त्रिवेदी को मुजरिम नहीं मानती। ये मानती हो कि असल मुजरिम खुद को बचाने के लिए उसे चारे के रूप में पेश कर रहा है। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे नॉवल का 9वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।